કેટલાક પ્રશ્નો લેટરમાં લખીને આવ્યા છે, એમને અરવિંદજીને પહોંચાડી દીધા છે. એ એમના યોગ્ય જવાબો જે છે એમની સ્પીચની અંદર એ તમે આપ સૌને આપશે. હું વિનંતી કરીશ માનનીય અરવિંદજીને કે એ પોતે આ તમામ સવાલોના જે જવાબ આપે. માનનીય અરવિંદજી. एक बार जोर से भारत माता का जयकारा लगाएंगे. भारत माता की वंदे वंदे जय हिंद. अभी हफ्ता 10 दिन पहले जब आज का यहां आने का कार्यक्रम बना तो मुझे ईशुदान भाई ने, गोपाल भाई ने बोला कि आज तो आपका बर्थडे है, आज आप कैसे आएंगे, आप अपना बर्थडे दिल्ली में नहीं मनाएंगे. तो मैंने कहा दिल्ली में तो हर साल मनाते हैं, इस बार गुजरात में अपना बर्थडे मनाएंगे आप लोगों के साथ. और आज जितना प्यार, जितना मोहब्बत आप लोगों ने दी उसके लिए मैं बहुत तहे दिल से आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं. अभी कई सारे क्वेश्चंस पूछे, मैं लिख रहा था, काफी सारे रह भी गए. मैं मानता हूं काफी सारे रह गए, लेकिन मैं मोटा मोटा मुझे पता चल गया. मैं अब कोशिश करूंगा सब चीजों के जवाब देने की. एक प्रश्न ये पूछा गया कि हैं जी, देखिए ये मीडिया वाले ही अपना पूरा गुजरात में मैसेज पहुंचाएंगे, तो थोड़ा सा आप लोग मीडिया के साथ कोऑपरेट करें. मैं समझ सकता हूं कि आपको दिखाई नहीं दे रहा, मैं समझ सकता हूं, लेकिन मुझे सुन लीजिए, शक्ल बाद में देख लीजिएगा. सॉरी. एक प्रश्न आया कि दिल्ली तो कैपिटल है, दिल्ली में तो स्कूल ठीक करना आसान था. दिल्ली में भी गुजरात जैसा ही हाल था पहले. 2015 में जब हमारी सरकार बनी, दिल्ली के सरकारी स्कूलों का उतना ही बुरा हाल था जितना आज गुजरात के अंदर है. तो 70 साल में इन्होंने दिल्ली भी ठीक नहीं की थी, बीजेपी कांग्रेस वालों ने. हमने आके ठीक की है, तो हमें करना आता है. अगर दिल्ली ठीक कर दी तो गुजरात भी ठीक कर देंगे, चिंता मत करो. एक यहाँ पे जो भाई था वो बहुत उत्तेजित था, 22 साल की उम्र उसकी. बात उसकी बिल्कुल सही है कि ये कोई काम करने का टाइम थोड़ी था, ये तो पढ़ाई लिखाई करने का टाइम था. और बीजेपी और कांग्रेस ने लाखों करोड़ों युवाओं का कैरियर खराब कर दिया, उनका भविष्य खराब कर दिया. उसी के लिए तो हम लोग आए हैं, उसी के लिए तो आम आदमी पार्टी बनाई. नहीं तो अगर ये बीजेपी कांग्रेस वाले कुछ कर देते तो आम आदमी पार्टी बनाने की जरूरत ही क्या थी. मैं भी आप ही की तरह हूं, अपना अच्छा खासा घर पे काम करता था, मेरे को क्या जरूरत थी इधर उधर जाने की. लेकिन ये बीजेपी और कांग्रेस वालों ने 70-75 साल में कुछ नहीं किया, इसीलिए जनता को इकट्ठे होकर अब अपनी पार्टी बनानी पड़ी. एक है नॉन टीचिंग ड्यूटीज देते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है. दिल्ली में बंद कर दिया हम लोगों ने, पंजाब में भी बंद कर दिया. किसी टीचर को पढ़ाने के अलावा कोई ड्यूटी नहीं दी जाएगी. अपने देश में शिक्षा व्यवस्था का इन्होंने कबाड़ा कर दिया है, मतलब जम के कबाड़ा कर दिया है इन लोगों ने. जो एक मिडिल क्लास वाला आदमी है वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजता है, और प्राइवेट स्कूल वालों ने लूट मचा रखी है. सारे खराब नहीं है, 2-4 ठीक भी हैं, लेकिन मोटे मोटे तौर पे यूनिफॉर्म के नाम पे, किताबों के नाम पे, डेवलपमेंट फीस, पिकनिक फीस, लाइब्रेरी फीस, फलानी फीस, ढिमकी फीस, और हर साल अनाप शनाप फीस बढ़ा देते हैं और सरकार कुछ नहीं करती. मुझे बताया गया कि गुजरात के अंदर तो इन्होंने एक फीस कमेटी बनाई, फीस कमेटी बनाई थी इन पे फीस कंट्रोल करने के लिए. उस फीस कमेटी ने कंट्रोल नहीं किया. स्कूल फीस बढ़ाते हैं और वो उस पर ठप्पा लगाती जाती है. स्कूल फीस बढ़ाते हैं, वो उस पर करते हैं कि नहीं करते फीस कमेटी. तो प्राइवेट वालों ने गुंडागर्दी मचा रखी है. एक आदमी बेचारा अपने बच्चों को, एक माँ बाप क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं मेरा बच्चा अच्छा पढ़ लिख जाए, पढ़ लिख जाएगा तो कुछ बन जाएगा जिंदगी में. बड़ी मुश्किल से एडमिशन होते हैं,
स्कूलों के अंदर, प्राइवेट स्कूल में कितनी मुश्किल से एडमिशन होते हैं, तो कोई माँ बाप जो है स्कूल वालों के खिलाफ बोलना नहीं चाहता, नहीं तो बच्चे को निकाल देंगे। तो माँ बाप मजबूरी के अंदर प्राइवेट स्कूलों की गुलामी करते हैं, और ये सरकारें प्राइवेट स्कूलों से पैसे खाती हैं। ये आधे से ज्यादा प्राइवेट स्कूल इनके अपने हैं, इन नेताओं के चलते हैं प्राइवेट स्कूल, इसलिए प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ कुछ काम नहीं करते। तो आधे से ज्यादा लोग इसलिए दुखी हैं। अभी मैं पढ़ रहा था, गुजरात के अंदर लगभग 44 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, और बाकी बच्चे 53 लाख बच्चे गुजरात के अंदर सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। सरकारी स्कूलों का तो हम जानते हैं क्या हाल है। मजबूरी में जो बहुत गरीब आदमी होता है, जिसके घर में कुछ खाने को नहीं होता, वो आदमी मजबूरी में अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजता है। और सरकारी स्कूलों का इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है। ये केवल गुजरात की कहानी नहीं है, ये पूरे देश की कहानी है। पूरे देश, इन लोगों ने 70-75 साल के अंदर शिक्षा का बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने। अगर हमें भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है, अगर हम चाहते हैं कि भारत विश्व गुरु बने, हम चाहते हैं कि भारत अमीर देश बने, हम चाहते हैं कि भारत दुनिया का नंबर 1 देश बने, तो भाषणबाजी से नहीं होगा। सबसे पहले शिक्षा को ठीक करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बिना शिक्षा को ठीक किए भारत नंबर 1 देश नहीं बन सकता, भारत अमीर देश नहीं बन सकता। भारत अमीर कैसे बनेगा? भारत अमीर तब बनेगा जब हर भारतीय अमीर बनेगा। ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि भारत के लोग तो गरीब रह जाएं और हम कहते भारत अमीर बन गया। जब हर भारत का आदमी, हर भारतवासी अमीर बनेगा, तभी तो भारत अमीर बनेगा। और जिस दिन भारत का हर आदमी अमीर बन गया, भारत अपने आप अमीर बन जाएगा। तो मेरा मकसद है हर गरीब आदमी को अमीर बनाना। गरीब आदमी अमीर कैसे बनेगा? मैं आपको उदाहरण देता हूं। दिल्ली के अंदर हमने शिक्षा शानदार कर दी है, सरकारी स्कूल बहुत अच्छे कर दिए। अभी आपके गुजरात के 30-40 पत्रकार आए थे, बोले केजरीवाल का भंडा फोड़ के आएंगे। ये यहां पे आता है गुजरात में, कहता है हमने स्कूल अच्छे कर दिए, अस्पताल अच्छे कर दिए, ये 2-3 दिन घूमे, इतना खुश हुए, इतना खुश हुए। जब मुझसे मिलने के लिए आए, बोले सर ये विरोधी जो मर्जी बोले, लेकिन आपने शिक्षा और स्वास्थ्य के अंदर गजब का काम किया है। आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों के अंदर जो बच्चे पढ़ते हैं, गरीबों के बच्चे, अब तो मिडिल क्लास के बच्चे भी सरकारी स्कूल में आने लगे हैं। गरीबों के बच्चे, रिक्शे वाले के, मजदूर के बच्चे, किसान के जो बच्चे पढ़ते हैं, अब उन बच्चों के इंजीनियरिंग में एडमिशन होने लग गए। जैसे एक मैं उदाहरण देता हूं, एक कुशाल गर्ग है, 12वीं में पढ़ता था। उसके पिताजी कारपेंटर का काम करते हैं, मुश्किल से 8-10 हजार रुपए महीना कमाते हैं। कुशाल गर्ग कहता है कि मैं जब 7-8 साल पहले, जब हमारी सरकार नहीं बनी थी, उसके पहले वो सोच भी नहीं सकता था कि वो कुछ कर पाएगा, क्योंकि स्कूलों का बहुत बुरा हाल था। इस बार कुशाल गर्ग का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में डॉक्टरी में हुआ है, डॉक्टर बनेगा अब कुशाल। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिलना सबसे मुश्किल होता है, पृथ्वी के ऊपर सबसे मुश्किल है। उस लड़के का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में हुआ, डॉक्टर बनेगा। सोच के देखो, जिस दिन वो डॉक्टर बनेगा उसकी स्टार्टिंग तनख्वाह 3-4 लाख रुपए महीना होगी। आज उसके पिताजी 8,000 रुपए कमाते हैं। तो उनका घर की गरीबी दूर हुई कि नहीं हुई? हो गई ना हुई? एक और बच्चा है, सोमेन करके है शायद, सोमेन गौर, नाम भूल गया मैं। वो बच्चा, उसके पिताजी प्लम्बर का काम करते हैं, वो भी 8-10 हजार रुपए महीना कमाते हैं। उस बच्चे का आईआईटी में कंप्यूटर साइंस में एडमिशन हो गया। मैं भी आईआईटी से पढ़ा हूं, मेरा भी कंप्यूटर साइंस में नहीं हुआ था। उसका आईआईटी में कंप्यूटर साइंस में। आप सोच के देखो, इस देश के अंदर एक गरीब आदमी का बच्चा अभी तक कभी कोई सपना भी नहीं देख सकता था, गरीब का बच्चा, कि मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा। और जब इनके बच्चे, गरीबों के बच्चे ये सब बनना चालू होंगे, तो इन सभी परिवारों की गरीबी दूर होगी। और जब इन सभी परिवारों की गरीबी दूर होगी, तभी तो भारत आगे बढ़ेगा, तभी तो भारत अमीर बनेगा। मैं आज वहां पे बता रहा था, पूरे भारत में 17 करोड़ बच्चे ऐसे हैं,
17 करोड़ जो सरकारी स्कूलों में जाते हैं, इन 17 करोड़ बच्चों का भविष्य अंधकार में है। अगर दिल्ली के अंदर हम 18 लाख सरकारी स्कूलों के बच्चों का भविष्य सुनहरा कर सकते हैं, तो देश के अंदर 17 करोड़ बच्चों का भी भविष्य सुनहरा किया जा सकता है। और गुजरात के अंदर भी 53 लाख बच्चों का भविष्य सुनहरा किया जा सकता है। गुजरात के अंदर भी अगर हम इन सरकारी स्कूलों को ठीक कर दें, एक जनरेशन के अंदर, कुछ सालों के अंदर आप देखेंगे कि सब परिवारों के अंदर खुशहाली आने लग गई। सबके बच्चे, किसी का बच्चा कुछ बनेगा, किसी का बच्चा कुछ बनेगा और अपने माँ बाप की गरीबी दूर करेगा। इसी से भारत आगे बढ़ेगा, तभी गुजरात आगे बढ़ेगा। नहीं तो बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं ये लोग, करते कुछ नहीं है। तो दिल्ली के अंदर हमने 2-3 चीजें करी। एक, सरकारी स्कूल शानदार कर दिए, बहुत अच्छे कर दिए, इतने अच्छे कर दिए कि अब प्राइवेट स्कूलों से पिछले कुछ सालों में 4 लाख बच्चों ने अपना प्राइवेट स्कूल से नाम कटा के सरकारी स्कूल में भर्ती हुए हैं। 4 लाख बच्चे। सरकारी स्कूलों का दिल्ली का पिछले साल नतीजे 99.7% नतीजे, 99.7% नतीजे। तो सरकारी स्कूल अच्छे किए। और दूसरे, प्राइवेट स्कूलों ने गुंडागर्दी मचा रखी थी। हमने प्राइवेट स्कूलों को फीस बढ़ाने से मना कर दिया। हमने कहा कि कोई फीस नहीं बढ़ानी प्राइवेट स्कूलों को। सारे स्कूलों का हमने ऑडिट करवाया, प्राइवेट स्कूलों का। आपको जान के ताज्जुब होगा, किसी स्कूल के पास 30 करोड़ की एफडी, किसी के पास 40 करोड़ की एफडी, आपसे फीस लेते हैं और एफडी करा देते हैं उससे। कानूनी गलत है ये। आप एफडी नहीं करा सकते, लोगों से, बच्चों से फीस लेके एफडी नहीं करा सकते। हमने स्कूलों को ऑर्डर किया, एफडी तुड़वाई, फीस वापस करवाई। ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि बच्चों की फीस वापस हुई, उनके माँ बाप के बैंक अकाउंट में पैसे वापस गए कि आपसे ज्यादा पैसे ले लिए थे फीस के आपके। तो गुजरात में भी अब करेंगे। गुजरात में 5 गारंटी। पहली गारंटी, गुजरात में पैदा होने वाले हर बच्चे को फ्री और अच्छी शिक्षा की गारंटी है। हम जबरदस्ती नहीं करेंगे। अगर आपके घर पास, माँ बाप के पास पैसा है, आप अपना प्राइवेट स्कूल में भेजो। लेकिन अगर आपके माँ बाप के पास पैसा नहीं है, तो पैसे की कमी आपकी शिक्षा के बीच में नहीं आएगी। आपके बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा देंगे, फ्री में अच्छी से अच्छी शिक्षा देंगे, ये हमारी गारंटी है। दिल्ली में करके दिखाया, पंजाब में उसकी तैयारी चल रही है, स्कूल ठीक करने की सारी तैयारी चल रही है पंजाब के अंदर। दूसरी गारंटी, सरकारी स्कूलों को शानदार बनाएंगे और बहुत बड़े स्तर के ऊपर नए सरकारी स्कूल खोलेंगे। अभी कुछ लोग कह रहे थे कि कच्छ में स्कूलों की कमी है, आप चिंता मत कीजिए। बहुत बड़े स्तर के ऊपर सरकारी स्कूल खोलेंगे, नए स्कूल खोलेंगे और मौजूदा सरकारी स्कूलों को शानदार बनाएंगे। इतने अच्छे बनाएंगे, दिल्ली के स्कूल आप जाके देखिए, प्राइवेट स्कूलों को मात देते हैं दिल्ली के स्कूल। उनका, हमारा सरकारी स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा हो गया, उनकी शानदार बिल्डिंग, क्लासरूम, उनके डेस्क, ब्लैक बोर्ड, टीचर्स इतने शानदार हो गए कि प्राइवेट स्कूलों में अब कोई जाना नहीं चाहता दिल्ली में। गुजरात में भी ऐसा ही करेंगे, प्राइवेट स्कूलों से शानदार बनाएंगे। तीसरी चीज, सारे प्राइवेट स्कूलों का ऑडिट कराएंगे। सारे प्राइवेट स्कूलों का ऑडिट कराया जाएगा। जिन जिन लोगों ने पैसे ज्यादा ले रखे हैं, पैसे वापस कराएंगे आपके। और कोई किसी भी स्कूल को अगर फीस बढ़ानी है, उसको सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी और किसी भी स्कूल को नाजायज फीस बढ़ाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ये लोग करते हैं ना कि किताबें खरीदनी है तो स्कूल से ही खरीदनी पड़ेगी, यूनिफॉर्म खरीदनी है तो स्कूल से ही खरीदनी। ये पंजाब में भी हमने खत्म कर दिया, दिल्ली में भी खत्म कर दिया। किताबें कहीं से खरीदो, यूनिफॉर्म कहीं से खरीदो। इन्होंने गुंडागर्दी मचा रखी है, अपने स्कूल से खरीदते हैं, वही धंधा बना रखा है। किताबों का भी धंधा बना रखा है, यूनिफॉर्म का भी धंधा। ये बंद करेंगे। दिल्ली में भी बंद कर दिया, पंजाब में भी बंद कर दिया, अब गुजरात में बंद गया। चौथी गारंटी,
बहुत सारे कच्चे टीचर्स घूम रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट पे, विद्या सहाय, बहुत कच्चे टीचर्स घूम रहे हैं, सबको पक्का करेंगे। टीचर्स को इज्जत मिलेगी, टीचर्स को इज्जत देंगे, सम्मान देंगे, सिक्योरिटी देंगे, उनके जॉब की सिक्योरिटी देंगे, तभी तो वो अच्छा पढ़ाएंगे हमारे बच्चों को। जितनी वैकेंसीज हैं टीचर्स की, वो सारी तो भरेंगे ही भरेंगे, लेकिन मैं समझता हूं कि जितने बड़े स्तर के ऊपर नए स्कूल खोले जाएंगे, बहुत वैकेंसीज निकलेगी टीचर्स की, प्रिंसिपल्स की, बहुत वैकेंसीज निकलेगी, सारी वैकेंसी, बहुत बच्चों को नौकरियां मिलेंगी स्कूलों के अंदर, बहुत स्टाफ को नौकरियां मिलेंगी स्कूलों के अंदर। अगर हमें बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है तो 25 से 30 बच्चों के ऊपर एक टीचर होना चाहिए, उतने बड़े स्केल के ऊपर हम टीचर्स की भर्ती करेंगे। और 5वीं किसी भी टीचर को किसी भी दूसरी कोई ड्यूटी नहीं दी जाएगी। दिल्ली में भी बंद कर दी हमने, पंजाब में भी बंद कर दी हमने। इसके अलावा मुझे बताया गया विद्या सहायक हैं बहुत सारे, उन विद्या सहायकों के बहुत सारे मुद्दे हैं। मुझे बताया गया कि टाइम पे टीईटी नहीं होता, टीएटी नहीं होता, अगर किसी के पास सर्टिफिकेट भी नहीं हो तो भर्ती नहीं होती, बहुत सारे मुद्दे हैं। मेरी आप लोगों से विनती है, 3 महीने रह गए, जितने विद्या सहायक हैं खूब जम के आम आदमी पार्टी का प्रचार करो। 3 महीने बाद हमारी सरकार बनेगी, आपके सारे मुद्दे ठीक करने की गारंटी मेरी। और एक छाया जी ने शायद यहाँ पे मुद्दा उठाया था, ये बहुत जायज मुद्दा है, रह जाता है कि महिलाओं को उच्च शिक्षा के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं है। इसके लिए पूरे गुजरात के कोने कोने के अंदर पर्याप्त सुविधाएं और इस रेजिडेंशियल सुविधाएं खोली जाएंगी ताकि हमारी महिलाएं उस वजह से वंचित ना रह सके। इसका पूरा खाका तैयार किया जाएगा। एक चीज मैं कहना चाहता हूं, पिछले हफ्ते जब मैं आया था तो कुछ पुलिस वाले मिले थे, उनके ग्रेड पे की डिमांड थी। वो मांग कर रहे थे कि उनको ग्रेड पे मिलनी चाहिए, उनको ग्रेड पे दे नहीं रहे थे, तो मैंने उनकी मांग का समर्थन किया। उसके बाद गुजरात सरकार जागी, गुजरात सरकार ने लेकिन लॉलीपॉप दिया। नीयत खराब है ना इन लोगों की। बताओ, अपने ही लोगों को ऐसे लगता है जैसे इनकी जेब से जा रहा है। क्यों नहीं देते ये अपने कर्मचारियों को, टीचर्स को, पुलिस वालों को, क्यों नहीं उनका हक देते? तो उन्होंने, मुझे पता चला कि ग्रेड पे नहीं दिया, भत्तों में थोड़ी थोड़ी बढ़ोतरी कर दी। तो मेरी गुजरात पुलिस से निवेदन है कि भत्ता इन लोगों से ले लो, ग्रेड पे मैं दे दूंगा। इन लोगों से भत्ता ले लो और अंदर ही अंदर आम आदमी पार्टी के लिए काम करो सारे जने। सरकार बनाओ आम आदमी पार्टी की, 4 महीने बाद ग्रेड पे हमसे ले लेना। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ખૂબ ખૂબ આભાર અરવિંદજીનો। અહીંયા મીડિયા મિત્રો ઉપસ્થિત છે, હું એમને સર મીડિયા कुछ सवाल करना चाहते हैं आपसे। तो ભાઈ શાંતિથી બેસવા માટે વિનંતી, પાછળ તમામ સાથીઓને બેસવા માટે વિનંતી। हेलो 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 ભાઈ માઇક આપજો એટલે મીડિયા મિત્રો પૂછી શકે। યસ, हेलो नमस्कार अरविंद जी, मैं दतेश भावसार जनजवार और जय हिंद एक्सप्रेस से। पूरे देश के जो पोर्ट है उसके ऊपर CIFF का पहरा है, लेकिन अदानी का एक ही पोर्ट ऐसा है जहां पर उनकी प्राइवेट सिक्योरिटी, और आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा ड्रग्स वहीं से अभी बरामद किया हुआ है। तो ये आप उसका मूल्यांकन कैसे करते हैं? मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूं। ये मुद्दा पूरे देश को चिंतित कर रहा है कि इतने बड़े स्तर के ऊपर इस एक पोर्ट से कई बार ड्रग्स पकड़े गए हैं। तो जैसा आपने बताया कि यहां पे इनकी प्राइवेट सिक्योरिटी है, मुझे लगता है कि प्राइवेट सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए।
यहाँ पे भी सरकारी सिक्योरिटी होनी चाहिए ताकि किसी की जवाबदेही तय हो सके। और अभी तक जितनी बार ड्रग्स पकड़ी गई उसका क्या हुआ, जांच में क्या निकला, लोग ये जानना चाहते हैं। लोगों को ये बताया जाए कितनी बार ड्रग्स पकड़ी गई, क्यों ड्रग्स आई, कहां से आई, कौन जिम्मेदार है, और उसकी जांच में क्या निकला, कौन जिम्मेदार था, ये पता चलना चाहिए लोगों को। हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू। मेरा नाम मोहन मेरिया है। मैं 2018 में दिल्ली में आपसे मिल चुका हूँ। ईशुदान भाई भी 3 महीने 4 महीने पहले मेरी ऑफिस पे आके गए। और हेलो मेरा प्रश्न ये है कि मैं पूरे भारत देश के इतिहास में पहली बार गर्ल्स सेल्फ डिफेंस का ट्रेनिंग चला रहा हूँ। ईशुदान भाई से भी मेरी बात हुई थी। भचाऊ शहर में गर्ल्स सेल्फ डिफेंस का पूरे भारत देश के इतिहास में पहली बार सबसे बड़ा आयोजन किया है। हम 90 गर्ल्स को अभी 6 महीने के लिए सेल्फ डिफेंस का ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो हम लोगों ने भारत जो सरकार है उनसे कोशिश की कि सेल्फ डिफेंस के लिए सरकार से क्या हम अपेक्षा रख सकते, लेकिन यहाँ पे गर्ल्स की जो सेल्फ डिफेंस है उसके लिए सरकार के पास से कोई सुविधा नहीं है। और दूसरा मेरा प्रश्न ये है कि यहाँ की इंडस्ट्रियल एरिया है, जो भी इंडस्ट्रीज है उसमें लोकल लोगों को बहुत ही कम एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो इन 2 चीजों पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और आपका जो बर्थडे है तो मैं आपके लिए बुके भी लेके आए और कच्ची साल से मैं आपका सम्मान भी करूंगा। थैंक यू। थैंक यू। तो आप लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखाते हैं, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो आपको और आपके जैसे जितने और भी हर इंडस्ट्री में कम से कम 80% लोगों को वहां पे स्थानीय लोग होने चाहिए। 80% से ज्यादा लोग स्थानीय होने चाहिए। इसके बारे में कानून पास किया जाएगा। नमस्कार अरविंद जी, मैं नितेश गौर पिछले 20 सालों से मेरा खुद का मैगजीन प्रकाशित कर रहा हूँ कच्छ से ही, क्राइम रिलेटिव। आपने एजुकेशन के बारे में बात की, आरोग्य के बारे में बात नहीं की। मैं 22 तारीख को आ रहा हूं आरोग्य की बात करने के लिए। एजुकेशन को लेके एक सवाल है मेरे मन में। जैसे सरकारी स्कूलें हैं उसमें आप फेरफार लाएंगे, सही बात है, लेकिन जो प्राइवेट स्कूलें हैं उसमें जो जैसे लॉकडाउन के समय स्कूलें बंद थी फिर भी फी वसूली गई थी, तो उनके ऊपर ऐसी कोई सख्त कार्रवाई की जाए, जैसे कंप्लेंट बॉक्स है, ऐसा कोई सजेशन आगे अगर आपकी सरकार आई तो? नहीं, जरूर। उसमें हम एक काम करेंगे ना कि सरकार के अंदर एक व्यवस्था करेंगे कि किसी को भी पेरेंट्स को अगर प्राइवेट स्कूल के साथ शिकायत है तो वो सरकार में कर सकता है और सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। लास्ट क्वेश्चन। अरविंद केजरीवाल जी, मैं सीनियर जर्नलिस्ट हूँ, 34 साल से इसमें हूँ। मैं ऐसा बोलता हूँ कि गुजरात में आज आपकी एक भी सीट नहीं है, ये 182 सीट्स हैं, तो आप कैसे कैसे फर्स्ट ट्रायल में ये आप मेजोरिटी ले जाएंगे? ये बहुमत मिलने के लिए वो बहुत मुश्किल है मेरे ख्याल से। सर आप आशीर्वाद दीजिए, अच्छा बोलिए तो जरूर होगा। उधर दे दीजिए माइक किसी को। हैं? हेलो। अच्छा, मीडिया के नहीं है सर, मीडिया से बात करने के लिए प्रेस अगर रखी जाए तो अच्छी तरह से हो सके, और इस तरह से तो कोई प्रश्न हाँ, आज मैं समझता हूँ मिक्सअप हो गया, अलग से करेंगे। अभी तक हम अलग अलग करते थे, आज मिक्स हो गया थोड़ा। हाँ ठीक है, तो अभी प्रेस से अभी बाद में मिलेंगे सर। अभी तो मैं नहीं कर पाऊंगा। अब 22 को आऊंगा, 22 को अलग करेंगे, अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। थैंक यू सो मच। मेरा रंग दे बसंती चोला।